राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामे और बहसबाजी के बीच में समाप्त हो गया। 7 दिनों के इस बजट सत्र में राजस्थान से पानी का समझौता, सहकारिता विभाग में घोटाला, किसान आंदोलन, एसवाईएल, कानून व्यवस्था, रोजगार और कर्ज जैसे कई मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर के बहस और हंगामा हुआ। अब बजट सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस ने एक बार फिर से सदन में राजस्थान के साथ पानी के समझौते के मुद्दे को उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस के सवाल का जवाब दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का पानी पूरा होने पर राजस्थान को पानी की सप्लाई करेंगे। पंजाब की तरह यह समझौता नहीं है। पानी समझौते के साथ ही सदन में सहकारिता विभाग में जुड़ा घोटाले का मुद्दा भी जोरदार तरीके से गूंजा। घोटाले को लेकर अभय चौटाला ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सीएम मनोहर लाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में कितना भी बड़ा कोई दोषी क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार घोटाले को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि विधानसभा के 7 दिनों के बजट सत्र का निचोड़ आखिर क्या निकला है और बजट सत्र से विपक्ष आखिर कितना खुश है। अब विधानसभा में आज कुछ अहम बिल पारित हुए हैं, इसको भी पहले आप समझ लीजिए। जिसमें हरियाणा शव सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 इसको पारित किया गया। यह आज बेहद महत्वपूर्ण रहा। फिर हरियाणा भूमि समेकन संशोधन विधेयक 2024 इसको भी इस बार के बजट सत्र में शामिल किया गया और पारित किया गया। हरियाणा ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण विनियमन विधेयक 2024 इसको भी पारित किया गया। इसी तरह से हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 इसको भी पारित किया गया। और हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन विधेयक इसको भी पारित किया गया है। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग सीमाओं में शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण संशोधन विधेयक 2024 इसको भी पारित किया गया। फिर हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 इसको भी पारित किया गया। और हरियाणा शव का निपटान विधेयक इसको भी पारित किया गया। मैं बात साफ करेंगे उस बात को। मैंने जो कहा था 1994 में एक समझौता हुआ था, यमुना जल समझौता, मेरे पास है। इस पे 5 मुख्यमंत्री अपना चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, चीफ मिनिस्टर दिल्ली और विद्याचरण शुक्ल जो सेंट्रल मिनिस्टर थे संसाधन मिनिस्टर जल संसाधन, उनके उसमें एक समझौता हुआ था यमुना जल का। और उसमें उस टाइम जो अवेलेबिलिटी थी, जो कैलकुलेशन थी वाटर की, वो थी 11 बिलियन क्यूबिक फीट। उसमें से 5 बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो हरियाणा को आया था और 1.1 जो है ये राजस्थान को गया था। ये पानी जो है जी, ये ओखला के थ्रू बह रहा है, आज भी बह रहा है। ये जो इसके साथ साथ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं जी, एक समझौता पहले हुआ था ज्वाइंट पंजाब में। अक्षाबी नदी और कृष्णावती और दोहन नदी का पानी जो है वो हरियाणा ज्वाइंट पंजाब में आएगा, लेकिन वो तीनों नदियां डैम लगा के 16 डैम लगाए गए राजस्थान, वो बंद कर दिया गया। इसके बाद एक समझौता और हुआ। अब उन्होंने एक एग्रीमेंट की चर्चा की है, उसके बाद उसी समय जो एग्रीमेंट 2000 के बाद 2001 या 2002 में फिर एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर बाकायदा ये बताया गया कि कहां से पानी अवेलेबल होगा। पहले पानी के कहां से अवेलेबल लेना है इसका कोई जिक्र नहीं था, केवल उसमें पानी का बंटवारा किया गया था। इतना पानी हरियाणा को मिलेगा, इतना पानी राजस्थान को मिलेगा, इतना अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से 5, आपने ठीक कहा कि 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने किया, लेकिन पानी कहां से मिलेगा यह नहीं था। अल्टीमेटली 2001 या 2002, एकदम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, फिर से जो एक समझौते में तय किया गया कि हथनीकुंड से इतना मिलेगा, ओखला से इतना मिलेगा। वो शायद 1900 कुछ क्यूसेक पानी हथनीकुंड से उनका मिला हुआ था। लगातार फिर इसमें कई विवाद चलते रहे। विवादों में यह था कि उनका प्रो रेटा पानी, यानी जितना पानी अवेलेबल होगा उसका प्रोपोर्शनेटली हरियाणा और राजस्थान और बाकी सब लेंगे। इस पर हरियाणा का अपना स्टैंड था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हरियाणा की जितनी आवश्यकता है, जो हमारी उस समय कैपेसिटी थी 13,000 क्यूसेक की, हमें 13,000 क्यूसेक पहले दे दो, बाद में पानी आपका बचता तो आप हथनीकुंड से ले लो। संयोग से बाद में हरियाणा का स्टैंड ये रहा कि हमें अपना पानी चाहिए, पूरा चाहिए। आगे चल करके हमने उस 13,000 को पहले 18,000 किया कि 18,000 अब हमारा हो गया, अब 18,000 हमको चाहिए, इसके बाद आपको मिलेगा। इस बीच में हमने अपने हरियाणा के लोगों की सहूलत के लिए या अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से
अपनी कैपेसिटी अब कर ली है 24,000 क्यूसेक, और आज हमने ये कहा है कि 24,000 तक तो हम नहीं देंगे, 24,000 के ऊपर अगर वर्षा के दिनों में जैसे बाढ़ का पानी आता है, सब तरफ फैलता है, जमुना में चला जाता है, उसकी अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं। ये घोटाला जो है खुद सरकार ने स्वयं ने माना है कि 100 करोड़ से ऊपर का है। अकेले मंत्री जी के जिले में 22 करोड़ रुपए का मामला है। बड़ी बात इसमें यह है कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये नहीं पूछा गया कि आपके यहां पे गोदाम बना दिया जाए, किसी से जगह नहीं मांगी गई। अपनी मनमर्जी से सोसाइटियों के नाम से फर्जी सोसाइटियां बना करके गोदाम बनाने के नाम पे भी पैसा खाने का काम किया गया। इसमें जिस नरेश गोयल की बात की जा रही है वो 2014 से एक ही पोस्ट पे लगा हुआ है, जबकि अथॉरिटी वो है सिग्नेचर की। पैसा रिलीज जब होता है तो उसके साइन से ही पैसा निकलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो संघ का आदमी है, पुराना उसका परिवार संघ से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको अपने डिपार्टमेंट में अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में आपके में ऑडिट नहीं हो रहा है, क्या आपकी जानकारी में नहीं है? आप सोए हुए थे, इसका मतलब आप ऑफिस में जाते नहीं। केवल और केवल लिपापोती के लिए सरकार ने एक ऑर्डर और जारी करने की कोशिश में कि हम 95 से लेकर के अब तक की जानकारी लेंगे। तुम अपने 10 साल की जानकारी तो दे दो। रोजगार बानी एसवाईएल किसान सहकारिता विभाग में हुआ घोटाला। आपने देखा कि किस तरह से इन मुद्दों के ही इर्द गिर्द ये 7 दिनों का जो पूरा बजट सत्र है वो रहा है। लेकिन इस बजट सत्र का निचोड़ क्या है, जो बातें या जो आरोप उठाए गए या जो सवाल उठाए गए इस सत्र के अंदर, उसके मायने क्या है, आज इसको थोड़ा समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मुकेश कापड़ीवास जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मुकेश कापड़ीवास जी, स्वागत है आपका चर्चा में। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भाग सिंह दमदमा जी आपका स्वागत। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी स्वागत है। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। मुकेश कापड़ीवास जी, अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से आज जो आखिरी दिन था उसमें हम लोगों ने देखा कि सहकारिता विभाग में जो घोटाला हुआ उसके मुद्दे को जम करके उठाया गया। अभय चौटाला भी इस बात को कह रहे थे और कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर के प्रश्न उठाए गए। कैसे देखा जाए तो 7 दिनों का ये पूरा सत्र और आज जो हंगामा हुआ, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। इंडियन न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी प्रवक्ता साथियों को प्रणाम करता हूं। आज का ये जो बजट सत्र जो इस बार 7 दिनों का रहा, आपने इसमें देखा होगा कि कई महत्वपूर्ण विधेयक और कई महत्वपूर्ण अधिनियम पास हुए। मगर मुझे हैरानी ये जानकर हुई कि विपक्ष क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया हुआ है तो वो हमारा विपक्ष है। जिस समय जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, जिस समय इनको जनता की आवाज उठानी चाहिए, सरकार की अगर कोई कमी है वो बतानी चाहिए, उसमें वॉकआउट कर जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण समय सदन का ये वॉकआउट करके और विरोध करके खराब कर देते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि सहकारिता विभाग में जो मामला हुआ, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो सहकारिता विभाग का जो मामला हुआ उसमें 4 जिलों के जो ऑडिट आई तो उसमें 8.8 करोड़ का कुछ उसमें कमियां मिली है। मुख्यमंत्री ऑडिट किसने कराया, मैं पूछना चाहता हूं। ये ऑडिट हमारी सरकार ने कराया, मामला एसीबी को दिया। अगर सरकार चाहती तो क्या उसका ऑडिट होता, क्या उसको एसीबी को सौंपा जाता? हमारी सरकार ने एसीबी को जांच दी और जो दोषी है, एक अनु कौशिक जो दोषी है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। उसके मोहाली में 2 प्लॉट थे, एक फ्लैट था, बैंक अकाउंट वो अटैच हो चुका है। एक योगेंद्र अग्रवाल हैं, एक सुमित अग्रवाल हैं, एक उनकी धर्मपत्नी रचना अग्रवाल है, कितिन शर्मा है, इनकी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। आप देखिए, सरकार की ईमानदारी नीति का परिणाम है कि इतने तुरंत प्रभाव से इनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है और जो अधिकारियों सस्पेंड किए गए हैं। जब मामला जांच में होता है, ऑडिट होता रहता है, उस समय सस्पेंड किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जैसे ही ऑडिट पूरी होगी हम इनको तुरंत बर्खास्त करेंगे। और क्योंकि 2008-9 का भी ऑडिट हो रहा है, अभी मैं सुन रहा था अभय सिंह चौटाला जी कह रहे थे कि भाई पुराना ऑडिट क्यों करा रहे हो, अपनी सरकार का दे दो, क्योंकि उनको पता है पुरानी जब जांच होगी तो वो दोषी निकलेंगे। हमारी ये सरकार है जिसने जांच कराई, इससे पहले आज तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी ऑडिट हो रहा है, आप इंतजार कीजिए।
ये ईमानदार मनोहर सरकार है। जो भी दोषी होगा, चाहे कोई नेता होगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, बात देखिए, कार्रवाई के स्तर पर तो बात आपकी सही है कि भाई ठीक है, आपने कहा कि आप ऑडिट आपने करवाया, जो दोषी उसमें पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से हो रही है अनियमितता तो फिर तो भाई ये सवाल उठेगा ना कि भाई कैसा है ये टॉलरेंस, क्योंकि आप तो कहते हैं आप जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, फिर भी घोटाला हो जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है? एग्जैक्टली ये जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है। देखिए आप, जब ये अनियमितता पाई गई तो सुओ मोटो लिया है सरकार ने, नो एफआईआर दर्ज कराई है, मामला एसीबी को दिया है। क्या इससे पहले किसी सरकार में ऐसा हुआ था क्या? मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें संज्ञान लेते हुए कहा है कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, कोई छोटे से छोटा अधिकारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे तुरंत जाएगा। ठीक है गर्ग साहब, 7 दिन का निचोड़ क्या रहा? देखिए आयुष जी, जहां बजट का मामला है, बजट तो सिर्फ आंकड़ों खेल रहा, सिर्फ कर्जा बढ़ाने वाला बजट रहा। आयुष थोड़ी आवाज ठीक करवाना, थोड़ी आवाज डबल बैक मार रही है। ठीक है मैं सही करवाता हूं, सब बात रखें। यहां तक क्या है, इस बजट में 6,000 करोड़ का बजट बढ़ाया गया और 34,000 करोड़ का कर्जा उल्टा बढ़ा दिया गया। और यहां तक कि जब से हरियाणा आजाद हुआ तब से अब तक, यानी कि 1966 से लेके 2014 तक, मतलब कर्जा 70,000 करोड़ रुपए का था। आज इस सरकार ने मलाई खा खा के उसको कर्जा जो है 4,50,000 करोड़ का जनता के सर पे चढ़ाने का काम किया। ये तो बजट रहा है। ये कहते भी हमने इंक्वायरी करवाई, हमने ऑडिट करवाई, या ऑडिट है, ऑडिट तो सरकार ही करवाएगी, कोई विपक्ष ऑडिट करवाएगा क्या? ऑडिट तो आपने उससे पहले ऑडिट क्यों नहीं कराया? 2014 से पहले आज तक ऑडिट क्यों नहीं करवाया? जहां व्यापारी कोई व्यापार करता है उसकी भी ऑडिट होती है। और एक बात मैं साथियों को बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा अभी हम इंक्वायरी बिठा रहे हैं। इंक्वायरी तो आपने वो खनन घोटाला हुआ उसकी भी बिठा रखी है, रिश्ती घोटाला हुआ, खनन घोटाला, रिश्ती घोटाला, दान घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कितने घोटाले। लेकिन गर्ग साहब, कापड़ीबाजी ने तो बाकायदा नाम लेकर के बताया ना, इतने सारे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा 4, 5, 6, 7 नाम भी लिए उन्होंने, तो बता रहे हैं इन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। मैं ये बताना चाहता हूँ, जहां घोटाला कोई रिकवरी हुई है, आईओजी को रिकवरी हुई क्या? कार्रवाई कर लो, जवान करके बाहर आ जाएंगे। प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, बता रहे हैं प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। जो मैं सुन लिया इनके बाद, मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना के समय में लोग मर रहे थे, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां होगी, उसमें कौन सी रिकवरी होगी? आज 3 साल हो गए, अब आप मुद्दा बदल रहे हैं, आप इसी मुद्दे पे बताइए। करोड़ों रुपए की कौन सी रिकवरी होगी? एक का नाम बता दो। यहाँ तक कि आपके सामने है, यानी कि टाइम के अंदर एफआईआर दर्ज, एसआईटी गठन, आज तक मुख्य आरोपी कोई पकड़ा गया तो बता दो। मैं ये जुमले की सरकार है। गर्ग साहब ने कही, गर्ग साहब वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जब असल मुद्दे का समय होता है जनता की आवाज उठानी, तो आप लोग तो वॉकआउट कर जाते हैं, सदन से वॉकआउट कर लेते हैं आप लोग, जबकि आपको वहां पर होना चाहिए। ये सुनो, हम तो हमेशा होते हैं, ये लोग ना तो कुछ सुनते हैं ना किसी को कुछ कहने देते हैं, अपने सुवाए कुछ नहीं, अपनी बकवास करनी। एक कहता है तू इस्तीफा दे दे, आप देखिए आपके सामने एक विधायक अपने नेता कहता है तू इस्तीफा दे दे, नेता कहता तू इस्तीफा दे दे, मेरे 33,000 वोट है, वो कहता तू अकेला खा गया। ये विधानसभा के अंदर इन्हीं पार्टी के नेता जिनकी सरकार है वो आपसे तर्क परख कर रहे हैं। भाई जहां विवाद जो है सरकार के अंदर, अपने विधायकों के अंदर ही इनके अंदर विवाद है, कोई पार्टी के अंदर किसी प्रकार नहीं, वो अपने विवाद को देख लेंगे, लेकिन आप लोग वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? सुनो, वॉकआउट क्या है? कोई सुनाई करता नहीं, कोई मुद्दे की बात करता नहीं। जहां मुद्दे की बात आती है आप पूछिए, जब कानून तो इतने सारे जो मुद्दे गर्ग साहब, अभी आपने चाहे एसवाईएल के मुद्दे को हम लोग देखें, रोजगार के मुद्दे को हम लोग देखें, पानी का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, सहकारिता विभाग के घोटाले का मुद्दा उठाया, सब पर तो चर्चा हुई ना, सरकार ने उसका जवाब भी दिया। फिर आप कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं देते या वो उस पर बात नहीं करते, तो फिर ये सवाल और ये जवाब कहां से आ गए? मैं आपको एक बताता हूं, इन्होंने 3-4 बात मुख्यमंत्री जी कही, हमने भी गरीबों के लिए भी, किसानों के भी लिए रोटी, कपड़ा और मकान, सारी चीजें कही।
मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथियों से, मैं ये जो हमारे समय के अंदर जो हमने गरीबों के लिए योजना लागू की, गरीबों को 35 किलो राशन, घी, अपने इसके अंदर हमें चीनी और में तेल, मट्टी का तेल, सारी योजना इन्होंने बंद कर दी। सिर्फ 5 किलो गेहूं के ऊपर अटक गए। हमने 20 रुपए किलो दाल देने की योजना की, हमने 2 रुपए किलो दाल और 2 रुपए किलो चावल, सॉरी गेहूं, 3 रुपए किलो चावल हमने लागू की। यहाँ तक कि 3,82,000 गरीब परिवारों को हमने मुफ्त प्लाट देने का काम किया। और गरीबों घर के अंदर 10 लाख से ज्यादा गरीब, जिसके अंदर 10,16,572 लोगों को हमने फ्री गरीब के अंदर पाइपलाइन, टुट्टी बिछाने, टंकी लगाई दी, सारी योजना गरीबों के हक में। साहब, ये तो 9 साल पहले की बात हो गई ना, उसके बाद तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, जनता दोबारा ने इनको गठबंधन हरा की दिया, सरकार बना ली, जनता ने इनको हरा दिया। जनता ने कहा, यही तो बात है ना, इतना अच्छा काम करने के बाद भी इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं लाए आप, और बताइए जनता ने भरोसा नहीं किया। आयुष ने कहा था आपकी बार 75 पर 40 में अटक गए, और जो कहते हैं नहीं, ये योजनाएं तो आप बता रहे हैं ना, 14 से पहले, मतलब 13 तक तो, 14 तक तो आप लोगों ने ये योजनाएं जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, 14 के बाद तो इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की बना ली सरकार। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, मैं खुद एग्री कर रहा हूं। जनता क्या होती है, 2 बार हम सरकार हमारी रही, और 2 बार क्या था, लोग चेंज चाहते हैं, लोगों ने चेंज कर दिया। ये भी कहते हैं अब की बार 80 पर दिखा दूंगा, ये 10 का आंकड़ा भी नहीं, वो तो ठीक बात है आपके घर साहब, जनता तय कर, जनता तय कर। ठीक है, चलिए, बजरंग जी लिख के रख लीजिए, आप लिख के रख लीजिए, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नहीं, ठीक है, वो जनता के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग बाद में चुनावी रैलियों में सब कहिएगा। इन्होंने एक बजट का, ठीक है दमदमा जी, ठीक है गर्ग साहब, आपका ये कहना है कि 7 दिन में इन्होंने सिर्फ कोई भी बात नहीं की, कोई सार्थक चर्चा नहीं, ठीक है। मैं एक बात की, 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत उन्होंने प्रशिक्षण देने की बात कही। 2,07,000 सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, लोगों को कच्ची नौकरी देंगे, पहले उनको प्रशिक्षण। कौशल रोजगार निगम भी आपने उठा लिया, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा गर्ग साहब, मैं भी दमदमा जी का, ठीक है। भाग सिंह दमदमा जी, 7 दिन का निचोड़ क्या रहा? आयुष जी, जो पूरा ये सदन चला है इसके अंदर, और विपक्ष बेशक कुछ कही से बाहर आकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हर बात का पूरी तरह से और एक ऑथेंटिक, हवा में कोई बात ना करते हुए पूरे हर सवाल का जवाब दी। आज जिस बात पर अभी ये बहुत हो हल्ला मेरे साथी कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो सहकारिता विभाग की बात करी है, इसके अंदर सिर्फ इतना था कि जब ऑडिट के द्वारा जो ऑडिट की गई है, उस ऑडिट के अंदर जब ये अनियमितता सामने आई है, तो उस अनियमितता के तहत जिन जिन अधिकारियों का नाम आया उन पे एक कार्रवाई। अब जब पीछे से बात करें कि 328 करोड़ रुपए तो केंद्र से मिले, जिसमें से 260 करोड़ का अभी उसका यूज हुआ है, और ऑडिट के अंदर 9 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 70 करोड़ तो अभी भी विभाग के पास पड़े हैं। और जो इस घोटाला क्या अनियमितता कहेंगे हम अभी, क्योंकि अधिकारियों ने जिसपे की है उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत इनके अंतर्गत अलग से एक टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही, जो इन समितियों के ऊपर और सहकारी समितियों की इनकी किसी भी तरह की अनियमितता हो उस पर जांच करें। सर्वप्रथम एक बात है कि अगर आपका सवाल यह आ जाएगा कि हरियाणा में पुलिस क्यों है, अरे भाई, बल्कि आप सीआरपीसी आईपीसी क्यों है? अरे क्राइम का इस प्रकार के अंदेशे होते रहेंगे, आज भी है, भविष्य में भी हमेशा रहेंगे कि लोग एकदम लोग। हेलो जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है जी, आवाज नहीं इनकी। हेलो गर्ग साहब, मैं करवाता हूं सही, दमदमा जी मैं सुन पा रहा हूं, बात रखिए। दमदमा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए भाग सिंह दमदमा जी, आवाज कट गई, ठीक है, मुझे दोबारा, ठीक है दमदमा जी मैं आता हूं। पंजेटा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, जी जी पंजेटा जी, 7 दिन का क्या निचोड़ रहा? ये रहा कि ढाक के 2 बात वही, सरकार के ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। सरकार ने जो 67,000 करोड़ लोन लिया है अतिरिक्त, उसमें 60,000 करोड़ तो केवल ब्याज और उसका जो असल है जो उसको देने में निकल जाएगा। और पहले बजट बढ़ा करता था 10-11%, अभी पिछले 2 बार से, हम 2-3 बार से ट्रेंड देख रहे हैं, केवल 2.5-3% बढ़ रहा है, जो इस साल केवल 6,000 करोड़ का बजट बढ़ा है।
और कर्जा बढ़ गया 34,000 करोड़ का। तो आज 3.20 के आसपास तो सरकारी का अपना आंकड़ा है जो है सरकार का, बाकी ओवरऑल सारा कुछ निकाल के देखेंगे तो इट विल क्लोज टू 4 लाख करोड़। लेकिन किस तरह आधी अधूरी जानकारी लेकर यहाँ टीवी पे बैठ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं और सोचते हैं कि जनता उसे सच मान लेगी। अभी सहकारिता विभाग के घोटाले के बारे में बात हो रही थी। मैं इन सज्जन को बताना चाहता हूं कि जब चौटाला साहब की सरकार थी 2000-2005 तक, जो ऑडिट है वो हर साल हुआ, क्योंकि ऑडिट होना मैंडेटरी है और ये कराया जाना ही मैंडेटरी है बाय डिफॉल्ट ही। लेकिन आपकी सरकार के अंदर जब तक ये घोटाला उजागर नहीं हुआ, जब तक ये घोटाला उजागर होने के बाद आज भी मुख्यमंत्री जी ने पटल पे कहा कि हम ऑडिट करा रहे हैं, वो ऑडिट हो रहा है। और ऑडिट क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि इसमें बड़े नाम हैं। एक बार पटल पे बोल दिया गया कि जो अफसर है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो नोडल ऑफिसर है नरेश गोयल जिसका नाम आ रहा है, जिसको 2014 से आज तक आपको कोई अफसर ही नहीं मिला, उसको एक ही पोस्टिंग दे रखी है पिछले 10 साल से। जब उसके बारे में बात हो रही है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी? क्योंकि नोडल ऑफिसर के जो सिग्नेचर है उसके बिना तो रिफंड रिलीज नहीं हो सकते। अब उसको क्यों बचाया जा रहा है? उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि चिरंजीवी जी ने भी नाम लिया, अभय सिंह जी ने भी नाम लिया और अन्य विधायकों ने भी नाम लिया, उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है। ऑडिट आप करा रहे हो घोटाला उजागर होने के बाद, फिर आपने एसीबी को ये केस दिया है और एसीबी अब इसमें कर रहा है। तो आप ये बताइए कि घोटाला रुका क्यों हुआ था? आप बात करें अभी से, अरे आपके एक बहुत बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा है इसके अंदर। मैं नहीं बोलना चाहता अभी टीवी के ऊपर, कुछ बातें होती हैं आप बोलिए, आप बोलिए, समझदार हो, कोई बात नहीं, वो भी बोल देंगे। बोलिए आप। कुछ दायरे होते हैं जो नहीं क्रॉस कर रहे हैं। अभी आपकी इंतजार करेंगे आपकी जांच की, ठीक है? अभी बात हो रही थी इसके बारे में, ये बात कर रहे थे अभी ये कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं कि इतने का घोटाला नहीं है, इतने का, अभी तो जांच ही नहीं हुई। जब पूरी जांच होगी उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं। अभी बात हो रही थी उसके बाद यहाँ पर कि वो जो राजस्थान को पानी देने की बात हो रही थी, जो अपनी कुंडौरी कोखला से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ये जवाब दें, आप कहते हो कि मेरे पास अगर 24,000 क्यूसेक के आसपास पानी होगा तो मैं राजस्थान को दूंगा। क्या आपने हासी बुटाना को बंद करा? क्या आपने सोचा कि हरियाणा की जनता को हासी बुटाना या दादूपुर नलवी जैसी और ट्रिब्यूटरीज बना के या इतना डार्क जोन है आप मना करते हो? पहले हरियाणा का कोटा तो पूरा कर लो आप। दक्षिण हरियाणा को पानी की जरूरत है क्या नहीं? आप सीधा ही कह रहे हो राजस्थान का, आपने राजस्थान हरियाणा के लोगों का देखेंगे पहले। आप खुद बोल रहे हैं कि मैं राजस्थान को पानी दे दूंगा। सीधा आप ये बताइए आयुष जी, 15 जनवरी 2002 को हरियाणा के फेवर में डिक्री हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, वहां से हम केस जीत कर आए थे हरियाणा के फेवर में। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने क्या किया? पंजाब टर्मिनेशन एग्रीमेंट बना के रावी ब्यास का भी पानी देने से मना कर दिया। अब आप ये बताइए, कांग्रेस चलो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए रुकी रही, लेकिन जब 2016 की जो हमारे फेवर में आ रखी है भाजपा सरकार, आज तक उसके ऊपर सोके की बैठी हुई है। जो फेवर में आ चुका है आपका, तो आप उसके ऊपर ना कंटेम्प्ट कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। आप अब तक या पानी लाने में क्यों कामयाब नहीं हुए? उसके भी देखिए बहुत से कारण है अगर ये देखेंगे तो। अब आप बताइए कि आप महाराष्ट्र के अंदर और साथ साथ आपने महाराष्ट्र के साथ केरल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर NW85 रेवानंदा, उसके बाद NW91 शास्त्री रिवर, ये सारी क्रीक्स हैं, राजपुरी क्रीक्स है, ये रिवर भी नहीं है, सिर्फ क्रीक्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद गोवा के अंदर अगर आपकी है वो, उसके अंदर एक दभोल क्रीक है। उसके बाद केरल के अंदर NW8 और NW9, ये मैं सिर्फ कैनाल है, मैं बड़ी नदियों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल क्रीक और कैनाल की बात कर रहा हूं। आपका पूरे भाजपा की सरकार की असलियत यहां सामने आती है कि SYL के ऊपर इन्होंने कोई रोड मैप या कुछ भी नहीं। मैं कापड़ीबाजी से इस पर कापड़ीबाजी जवाब दूं, कापड़ीबाजी जवाब दीजिए। दूर की भी नहीं है सोच की है, इंक्लूड भी करें, क्योंकि ये वोट बैंक वहां भी राजनीति खेलना चाहते हैं और यहाँ पे अलग राजनीति खेलना चाहते हैं। मुकेश जी जवाब दीजिए। देखिए, जो अभी इनेलो के मेरे साथी बोल रहे थे रजत जी, अब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि SYL का जो मुद्दा है वो डे टू डे सुनवाई के बाद हमने मामला अपने हक में लिया और आप देखिए केंद्र सरकार से बैठ करके अब हम इस पोजीशन पे है कि पानी बहुत ही जल्दी आएगा और हमारी सरकार में आएगा, मैं दावे से कहना चाहता हूं। दूसरी बात आपने कहा सुनिए, कौन सा पानी आएगा? पानी कौन सा आएगा बता दो। सुनिए, कौन सा आएगा? मैं बजरंग जी आपसे कौन सा पानी आएगा? एक सेकंड पंजेटा जी, एक एक करके हाँ, कापड़ीबाजी।
अभी सुनिए बजरंग जी, गर्ग साहब भाई सुन लीजिए, जवाब तो आ जाए भाई, पता तो चले पानी कब आएगा SYL का। ठीक है गर्ग साहब एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड। अरे भाई पानी कब आ रहा है, पानी कब आ रहा है पहले पता कर लेते हैं, पता करते हैं मुकेश जी। बजरंग जी, जिनसे आपने गठबंधन किया है उनसे मांगे पानी। पंजाब में सरकार ने पानी दिया है, पंजाब का पानी जो पाकिस्तान में जाएगा उसको रोक के हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की धरती को दे दिया आपने। आप सुनिए बात, चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करने की समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आप देख रहे हैं कि विधानसभा का ये जो बजट सत्र है वो 7 दिन चला, लेकिन ये वो अहम मुद्दे थे जिस पर आपने देखा कि जम करके हंगामा हुआ। इस चर्चा में भी हंगामा हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे मसले भी थे जिस पर वाकई में सोचने की जरूरत है और देखना यह है कि इस बजट सत्र में जो चर्चा हुई है वो सार्थक कैसे होती है और इसका ग्राउंड पर जो असर है वो क्या होता है। आज जनता जाने है में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम।